हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 280वां एपिसोड ऑफ छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात। राज की बात इज इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुर्कर वेल्थ मैनेजर्स। माय education partner is Globus ITI Kamti. Chocolate partner is Tricos. Cake partner is a freshly baked, and of course my four-wheeler driving partner is M. Bazarwa Driving School. Banking partner, not to forget, Tirupati Urban Cooperative Bank. Well, Atmanirbhar Bharat partner, I would like to tell you कि अगर आपकी टू व्हीलर या फोर व्हीलर आपको सर्विसिंग करानी है तो कृपया सर्विसिंग वाला से कांटेक्ट करें और अपनी गाड़ी को सर्विसिंग कराएं अपने ही घर में, है ना। साथ ही साथ अगर अपने घर में सर्वेलेंस रखना है, सिक्योरिटी रखनी है, तो कृपया जोशी सिक्योरिटी सिस्टम से कांटेक्ट करें। घर में कैमरास लगाएं और अपनी ऑफिस और अपने घर की सिक्योरिटी बढ़ाएं। बहरहाल इस वक्त देश की सिक्योरिटी सिक्योर्ड है, लेकिन देश की आर्थिक सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा सवाल है। और जब आता है बजट हिंदुस्तान का, तो बात करना जरूरी होता है उनसे जो बजट को बहुत करीब से समझते हैं। मेरे साथ इस वक्त है नागपुर शहर के दो बड़े ऐसे नाम जो यंग है, डायनेमिक है और चार्टर्ड अकाउंटेंट है। प्लीज वेलकम भाविक चोरडिया। हाय भाविक। Hi, Hardik. I'm sorry, Hardik Churadia. Hi, Hardik. Hello. And I have with me is, I forgot your name. Prateek Sadrani. I'm so sorry. Just met you. Prateek, when you look at the budget, क्या लगता है, कैसा लगता है? बजट ओवरऑल जो इकोनॉमी को ग्रोथ रहेगा, ओवरऑल जो इसमें टैक्सेशन मैटर्स से लास्ट ईयर की कंपैरिजन में चेंजेस टैक्स स्लैब में तो नहीं किए, बट रिगार्डिंग कुछ उन्होंने एग्जेम्पशंस दिया हुआ है और कुछ सेक्टर्स को बहुत ज्यादा अच्छा प्रमोशन दिया हुआ है। तो ओवरऑल ये बजट इंडिया के लिए ग्रोथ का रहेगा और बहुत जैसे हम लोग करंटली कुछ निगेटिव फेज से गुजरे हैं, तो हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में गवर्नमेंट ने अच्छा बजट को प्रमोट किया हुआ है। तो ओवरऑल ये इंडिया की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, हार्दिक, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आपने वेरी लास्ट मोमेंट अग्री किया कि आप बजट पे बात करेंगे। आप और आपके पार्टनर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगर इसकी एक छोटे से हम विश्लेषण पे जाएं, थोड़ी सी डेप्थ में जाएं, तो शुरुआत करते हैं हम एट सेक्टर्स जिसमें सीधा एक आम आदमी को फर्क पड़ता है। ओके, तो वहां से हम शुरू करते हैं। तो जब आपने ये बजट देखा, सीतारामन जी ने बजट पेश किया, किस किस्म क्या फीडबैक्स चल रहे थे, क्या किस किस्म से बाकी आपके फ्रेटर्निटी के लोग का रिएक्शन कैसा था? सबसे पहले तो ये जो बिल लेके आया है, बेसिकली अपना जो बजट आया है, इसके अंदर जो लेके आया मैम ने, वो डिजिटल फॉर्म में लेके आया फर्स्ट ऑफ ऑल। सो जैसे ही उनके हाथ में ये देखा गया, तो सबसे पहले रिएक्शन था कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स समथिंग नेक्स्ट इरा। सो वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड द न्यू डिकेड, एंड उस हिसाब से ही डिजिटल इरा को ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भर इंडिया का जो हमारा पॉलिसी है, अभी जो हमारे पीएम ऑनरेबल पीएम है, जिन्होंने हमको पूरा अभी इसके ऊपर वर्कआउट किया हुआ है, तो उसी को बेस रखते हुए इसका पूरा बजट हम लोग को लग रहा था उसी डायरेक्शन में आगे जाएगा, एंड वाज इन दैट लाइन ओनली। सो बेसिकली जो इन लोग ने चीजें कवर किया है वो है मेनली हेल्थ के ऊपर, बिकॉज अभी कोविड-19 से जस्ट हम निकल रहे हैं, वो फेज में अभी भी पूरा नहीं निकले, तो हेल्थ को बहुत स्ट्रांग करने का, एंड इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन जिसने वैक्सीन एंड कोविड-19 को हैंडल टैकल करने में सबसे आगे रहा है। थ्रू आउट द वर्ल्ड अभी हम लोग वैक्सीन दे रहे हैं, तो वो चीज को अपने हाथ में रखते हुए इंडिया ने बहुत प्रोएक्टिवली इस बजट के अंदर बताया है कि कैसे वैक्सीन के ऊपर और वो लोग बजट बना के रखे अपना, ताकि ग्रिप बनी रहे वर्ल्ड के ऊपर, एंड हमारे जो कंट्री के डोमेस्टिक पीपल है उन लोग को भी हर तरीके से सेफ्टी प्रोवाइड करे, उसके ऊपर ध्यान दिया गया है। सो इन दैट वे ये बजट पूरा आगे बढ़ा हुआ है। ओके, प्रतीक, जब आप बजट सुन रहे थे सुबह, तो कौन सी ऐसी बातें थी जो आपको तुरंत में अपील कर गई कि ये अच्छा हुआ? सबसे फर्स्ट तो अगर मैं बिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं टैक्सेशन मैटर पे हाईलाइट ज्यादा करने का एक बार देखूंगा। टैक्सेशन में सबसे अच्छा रिफॉर्म जो इन्होंने लेके आए हैं कि इनिशियली सभी चीजें फेसलेस हो रही है। फेसलेस पहले जो भी हम लोग को प्रेजेंट करना पड़ता था किसी के भी क्लाइंट के केसेस, वो हमको फेस टू फेस ऑफिसर के पास जाके करना पड़ता था। ये चीज फेस्ड मैनर में पहले सीआईटी में ये फेसलेस हुआ, और अभी
आईटेक की भी हियरिंग्स ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होने वाली है, जी। तो ये बहुत अच्छा रिफॉर्म है। इससे ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में बढ़ेगी और कंप्लायंसेस के जो बर्डन है वो कम होंगे। सेकेंड चीज, जो लो टैक्स पेयर्स जो है जिसके टर्नओवर कम है उसके लिए बहुत अच्छा एक अमेंडमेंट लाए हैं। अगर आपके कोई भी ट्रांजेक्शन्स आप जो कर रहे हैं वो 95% ट्रांजेक्शन अगर आप पूरे डिजिटल मोड के थ्रू कर रहे हैं वाया बैंकिंग चैनल, तो जो टैक्स ऑडिट की लिमिट आपको पहले 5 करोड़ थी वो अब टैक्स ऑडिट की लिमिट आपको 10 करोड़ कर दी गई है। दैट मीन्स अगर आप ये बेसिकली गवर्नमेंट का एक स्टेप है कि आप डिजिटल ट्रांजेक्शंस को आप प्रमोट कीजिए। देन उन्होंने गवर्नमेंट ने बिन इनकम टैक्स के स्लैब रेट में तो चेंजेस नहीं किया, बट जो सीनियर सिटीजन्स थे 75 एज के ऊपर वाले, उनके लिए एक स्कीम जिनकी इनकम सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट की थी, उनको इनकम टैक्स के रिटर्न से छूट दी गई है। देन उन्होंने डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी बनाई है गवर्नमेंट ने स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए, जिसके कोई डिस्प्यूट्स हो तो वो डायरेक्टली वो कमेटी में अप्लाई करके उसको रिजॉल्व करवा सकते हैं। देन एक स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है। स्टार्टअप्स में टैक्स हॉलीडे का पीरियड जो अभी खत्म होने वाला था 31 मार्च में, उसको उन्होंने 1 साल से बढ़ा दिया है टैक्स हॉलीडे के पीरियड में, और साथों साथ कैपिटल गेन एग्जेम्पशन जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं उसका भी पीरियड उन्होंने 1 साल से बढ़ा दिया है। तो ओवरऑल बेसिकली अच्छे टैक्स रिफॉर्म्स कुछ इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। भाविक, जब हम किसान, हार्दिक, आई एम कॉलिंग यू भाविक एवरी टाइम, ओके हार्दिक, जब हम क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ा एक मोर्चा किसान संभाले हुए हैं न्यू दिल्ली में। एक तरफ किसान को लेकर बहुत बड़ा सवाल है। लाल बहादुर शास्त्री व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए थे, इस देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया था उन्होंने। अब किसान का फ्यूचर जो है वो कहीं लेवल पे जो खबरें आ रही हैं वो खतरे में है। एक नया किसान बिल आया और जिसके बाद सभी किसान आज की तारीख में दिल्ली में मोर्चे पे बैठे हैं ट्रैक्टर्स लेके। किसानों को लेकर, फार्मिंग को लेकर कुछ नए अमेंडमेंट्स, कुछ नए रिफॉर्म्स, कुछ नए सुविधाएं सरकार द्वारा इन द बजट। एक्चुअली ये दो चीज ना हमको अलग अलग बात करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो चल रहा है अभी रिसेंट चल रहा है, जो अभी मोर्चे पे है जो आप बोल रहे हैं, तो वो है कैसा है, जो बिल है उसको कंप्लीटनेस में नहीं पड़ा। बेसिकली 3 बिल्स है इसके अंदर, जिसके लिए वो लोग मोर्चे पे है कि आप मंडी नहीं खोलेंगे, मंडी बंद हो जाएगी। तो वैसा एज सच अभी एकदम आप क्लियर लॉ पढ़ेंगे तो वैसा नहीं है, तो वो एक अलग ही डिस्कशन मैटर है। बट यहाँ पे जो बिल के अंदर देखा गया है, जो आज बजट में बताया, तो डेफिनेटली आज तक की हिस्ट्री के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर जितना बजट एलोकेट करते थे उससे सबसे हाईएस्ट इस बार एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एलोकेट किया गया है। सेकेंडली मैं बोलूंगा जो एक एमएसपी, मिनिमम सेलिंग प्राइस का जो कंसेप्ट लेके आए हैं, जिसमें 1.5 टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो भी रहेगा उससे मिनिमम प्राइस उनका उतना रहेगा, तो उसको उन लोगों ने मेंटेन किया है। एंड इसके जो रिजल्ट्स है वो लोग भी अभी इवन फार्मर्स लोग देख रहे हैं काफी कुछ। अगर आप कॉटन सेक्टर के अंदर देखेंगे तो कॉटन के फार्मर्स जो लोग थे उन लोग को लास्ट ईयर 90 CR के आसपास का उनको इनकम हुआ था, दिया गया था बेसिकली गवर्नमेंट से। एंड इस साल बिकॉज ऑफ मिनिमम प्राइसिंग वो 25,000 करोड़ के ऊपर जा चुका है। सो चीजें शेप ले रही, सेम सिमिलर वीट के अंदर, पल्सेस के अंदर, सब जगह यानी मिनिमम प्राइसिंग की वजह से फार्मर्स लोगों तक बेनिफिट पास ऑन हो रहा है। एंड सेकेंडली उनको एक जो प्रॉब्लम जाता था एग्रीकल्चरल लोन से रिलेटेड, तो उसके लिए भी उन्होंने 16.5 लाख करोड़ का प्रोविजन करके रखा हुआ है अभी, कि साल भर के अंदर आप फार्मर्स को जो उनको क्रेडिट फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करे। तो वो डेफिनेटली मेहनत चल रही है। एंड एक जो डायरेक्शन दिख रहा है कि टुवर्ड्स एग्रीकल्चरल एंड फार्मर्स को स्ट्रेंथनिंग करने का, उनकी इनकम बढ़ाने का, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने का, तो वो सब चीजों पर डेफिनेटली वर्क हो रहा है। एंड जो अभी चीज चल रही है वो तो ठीक है, चल ही रही है, बट उसको भी एक शेप में लेके एक लॉ अगर प्रॉपर क्लियरली अगर किसी ने पढ़ लिया प्रॉपरली तो डेफिनेटली इतना अगेंस्ट में नहीं है वो भी लॉ, तो वो चीजें अलग से वर्कआउट होने वाली है जो कि आगे चलनी चाहिए, चलेगी। तो आप कैसे बोलेंगे किसानों के लिए इस बार बहुत कुछ किया है, काफी कुछ किया हुआ है। एंड डायरेक्शन जो डायरेक्शन में किया था वो डेफिनेटली उसमें वर्कआउट किया है उन लोगों ने। ओके प्रतीक,
किसान के लिए अगर बहुत कुछ किया है तो उसका असर कहीं ना कहीं सब्जियों के और पल्सेस के रेट पे भी फर्क पड़ेगा। महिलाओं के लिए कुछ ऐसी चीज़ जो न्यूली इंट्रोड्यूस हुई है, क्योंकि सुनाई में आ रहा था कि मोबाइल फ़ोन महंगे हो जाएंगे, वाईफाई महंगा हो जाएगा, एलपीजी गैस के सिलेंडर्स महंगे हो जाएंगे, टेलीविज़न महंगा हो जाएगा, तो महिलाएं अगर इनके में बिजी नहीं रहेंगी तो पतियों का रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, आर यू मैरिड? पहली बात तो ये बताएं। आई एम मैरिड। So then you know it. अब ये जो क्वेरी है वुमेन एम्पावरमेंट वाली, तो डेफिनेटली इसको हम लोग अगर दो सेंस में, जिस सेंस में आप बात कर रहे हैं वो बजट से थोड़ा सा डिफरेंट सेंस है। Okay. वो एक बजट इज ओवरऑल रिगार्डिंग कंट्री और उसका वुमेन एम्पावरमेंट पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, एंड जो आप बता रहे हैं वो हमारा रेगुलर घर की चीजें हैं उसके ऊपर वैसे भी कोई असर नहीं होता। तो बजट में डेफिनेटली वुमेन के लिए भी बहुत सारी, जैसे उन्होंने प्रमोट किया है, कहीं कहीं उनके लिए चीजें बढ़ाई हुई है। फॉर एग्जांपल जॉब के क्राइटेरियाज आप देखिए, कहीं कहीं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में उनको रोल आउट दिया हुआ है, तो डेफिनेटली वुमेन एम्पावरमेंट भी बजट में कहीं ना कहीं कवर किया हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्दिक, इंफ्रास्ट्रक्चर इज देखा जाए तो इंडिया इज नॉट जस्ट अ डेवलपिंग कंट्री बट इंडिया इज अ कंट्री विच इज अंडर डेवलपमेंट। जिस तरह से रास्ते बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, मेट्रोज बन रही हैं, स्मार्ट सिटीज़ बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर का रियल एस्टेट का जो मार्केट है वो अभी बिल्कुल लोवेस्ट पे है। और कोविड के बाद तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि किराने की दुकान खोलने पे मजबूर हो गए हैं रियल एस्टेट वाले। कुछ नया बूस्ट देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट के लिए, रियल स्टेट इन द सेंस ओवरऑल आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो काफी वर्क किया हुआ है इसके ऊपर भी, एज अ वन ऑफ द मेजर पिलर है, बिकॉज 6 पिलर्स के ऊपर ये बजट रखा गया था, उसमें से वन ऑफ द मेजर पिलर था इंफ्रास्ट्रक्चर और उसका डेवलपमेंट। सो उसमें यानी उन्होंने 3 चीजों में बाइफरकेट किया हुआ है, रोड्स के अंदर, रोड्स एंड हाईवेज, रेलवेज के अंदर, एंड थर्डली मेट्रोज के ऊपर भी थोड़ा सा उन्होंने जोर दिया हुआ है, जिसमें मेट्रोज के अंदर उन्होंने 27 सिटीज के अंदर मेट्रोज का वर्क ऑलरेडी उन लोगों ने सैंक्शन कर दिया एंड उसमें आगे बढ़ रहा है। एंड नागपुर के लिए स्पेसिफिकली नागपुर, नासिक एंड बैंगलोर, इनके लिए उन्होंने एडिशनल फंड्स भी दिए ताकि मेट्रो का काम और अच्छे से हो सके। तो ये चीज किया हुआ है। सेकेंडली रोड्स एंड रेलवेज के अंदर उन्होंने आपको 1 लाख करोड़ के ऊपर का उन्होंने बजट सैंक्शन किया है। ये भी फर्स्ट टाइम जैसे ही है, बिकॉज इतना बड़ा अमाउंट जनरली नहीं करता है, बिकॉज इसका रीजन था इसके पीछे, बिकॉज दे वांट कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो ये सब चीजों से। उन्होंने जो अभी इसमें किया हुआ है 1,10,000 करोड़ और 1,18,000 करोड़ का फंड सैंक्शन किया है रोड्स एंड रेलवेज के लिए, उसमें से 1 लाख करोड़ जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए किया हुआ है। दैट मीन्स आपको उससे बेनिफिट आगे पास ऑन होता रहेगा, ग्रोथ जनरेट होते रहेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते रहेगा। तो उसके ऊपर फोकस करके उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड एलोकेट किया है। एंड डैम्स हो गए, फिर वाटर से रिलेटेड उनका जो है वो अर्बन के अंदर पूरा वाटर को कंप्लीटली हर घर में पानी पहुंचाना चाहते हैं, उन्होंने उसके ऊपर भी जोर दिया हुआ है। एंड इसके अलावा मेट्रोज भी है जैसे मैंने बताया, तो रोड्स एंड बसेस की सर्विसेज के अंदर तो उन्होंने हर जगह पे हर चीज का प्रोविजन किया है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक उनका बहुत बड़ा सेक्टर है टू रिवाइव द इकोनॉमी, बिकॉज अभी जो फिस्कल डेफिसिट था हमारा लास्ट ईयर का वो 9.8% था, एंड अभी जो हमारा फोरकास्ट किया गया है इस साल का जो कि किया गया 6.8% के आसपास, जो कि बहुत अच्छी चीज है। डेफिनेटली बहुत बड़ा फिगर है, बहुत अच्छा फिगर नहीं है 6.8%, बट ग्रेजुअली उन्होंने उसका प्लानिंग किया हुआ है जिसके तहत वो आगे के 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में वो डेफिसिट को 3 से 4% तक लेके आने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड उनके मीन्स जो रहेंगे बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा और डिसइन्वेस्टमेंट रहेगा। बेसिकली जो गवर्नमेंट की कंपनीज है उसको डिसइन्वेस्टमेंट करके उनसे रेवेन्यू जनरेट करना है उनको। एंड सेकेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू वो यूथ के लिए, यंग पीपल के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना चाहते हैं एंड अपनी चीजों को और बेहतरी करना चाहते हैं रेलवेज, रोडवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डैम्स के अंदर। प्रतीक, जब युवाओं की हम बात करें, आपने अभी मेंशन किया कि स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे चीज़ें नई बिल में इंट्रोड्यूस भी की गई हैं, बट अगर हम बेसिक नीड्स की बात करें तो क्या क्या चीज़ें महंगी हुई हैं, क्या क्या चीज़ें सस्ती हुई हैं, ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो वक्त पिछला 1 साल गुजरा है इसमें जो फोकस रहा है वो सिर्फ हेल्थ रहा है और फोकस रहा है जो रेगुलर लाइफ में लगने वाली चीजें रही हैं। तो अगर मैं सिर्फ इतना आपसे पूछूं कि क्या महंगा हुआ है, क्या सस्ता हुआ है? अगर आप महंगे की बात करें तो सबसे फर्स्ट दिमाग में आता है हमारा वे कन्वेंस के लिए, तो वो रहे अपना पावर एंड फ्यूल।
तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा महंगा हुआ है। पेट्रोल एंड डीजल वगैरह के जो प्राइसेस है, ये सबसे मेन इसके महंगे होने के कारण सब कुछ महंगा हो सब चीज महंगा हो जाएगा जी। सो आप आपकी अगर बेसिक नेसेसिटी अगर कुछ भी आप लेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको जो भी घर में बेसिक यूज के लिए जो भी चीजें आ रही है, तो ये सभी चीजें थोड़ी बहुत महंगे डेफिनेटली हुए हैं। I would like to add in it. Yes. जिसमें मोबाइल्स एंड इसके अंदर अभी जैसे चार्जर्स हो गए, मोबाइल के अंदर आपका एक बेसिक नेसेसिटी हुई हो गई है अभी ये चीजों की, तो उसमें उन्होंने कस्टम ड्यूटीज बढ़ाई है उसके अंदर कुछ चीजों के ऊपर, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ सकती है। इसके अलावा फ्यूल्स के अंदर भी उन्होंने जो एग्री सेस करके जो है वो चार्ज करा है 4 रुपीज पर लीटर के ऊपर पेट्रोल पे एंड 2.5 रुपीज पर लीटर डीजल के अंदर, तो उन्होंने वहां पे भी थोड़ा सा बढ़ाया है। सो डेफिनेटली अभी नीड है हमको सबको साथ में चलने की, तो थोड़ा ये कॉस्ट अभी एडिशनल आया है हम पे, बट जैसे फिस्कल डेफिसिट की बात किया मैंने, तो वो कम करने के लिए ये सब चीजें करना भी कहीं ना कहीं बहुत एक कंपलसरी हो चुका है। हेल्थ हार्दिक, हेल्थ एक ऐसा पूरा का पूरा एक इंडस्ट्री है जिसके ऊपर में पिछले 1 साल में जो चीज़ देखी गई, जो चीज़ ऑब्जर्व की गई और एंड अंडरस्टैंड की गई, वो यही था कि इंडिया के पास अभी भी हेल्थ रिसोर्सेज नहीं है। अच्छे हॉस्पिटल्स की अभी भी कमी है, सरकारी हॉस्पिटल्स की अभी भी कमी है, दवाइयों की दुकानें धड़ाधड़ खुली हैं, अभी भी हमारे पास डायग्नोस्टिक सेंटर्स की बहुत बड़ी कहीं ना कहीं एक कमी है। तो हेल्थ इंडस्ट्री को लेकर कोई एक नया ऐलान, कुछ स्पेशल? इस बार जैसे सबसे पहले मैं बता दूं फंड का एलोकेशन, इसमें इनने इस बार हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इसके ऊपर 2.25 लाख सीआर का फंड एलोकेट किया है, जो कि 137% ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। सो चीजें उसके ऊपर ली गई है। सेकेंडली एक पीएम का जो है एक जस्ट मैं देख के बताऊंगा आपको, पीएम का आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, उन्होंने अभी उसको भी चालू किया है, जिसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल पे, रूरल लेवल पे सब चीजें हॉस्पिटल्स को डेवलप किया जाने का पूरा उन्होंने वर्कआउट किया है, जिसके लिए उन्होंने एडिशनल 65,000 करोड़ का फंड एलोकेट किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी पोर्ट्स है, बेसिकली कनेक्टिंग जो एरियाज है जहां पे, तो वहां पे जितने जैसे एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स एंड जो हेल्थ सर्विसेज है, वहां पे उसको एग्जिस्टिंग और बढ़ाया जा रहा है। 17 हॉस्पिटल्स और खुलने का बताया गया, जहाँ पे सेंटर ऑफ कनेक्टिविटी है बेसिकली बिटवीन स्टेट्स, और जो अभी कोरोना की वजह से चीजें वर्कआउट नहीं हो पा रही थी, तो विद इन जो सेंटर है कनेक्टिविटी, वहां पे क्या बोलते हैं उन्होंने एग्जिस्टिंग को बहुत अपग्रेड करने की बात किया हुआ है। 33 के आसपास जैसे एयरपोर्ट्स हो गए या सी पोर्ट्स हो गए, लैंड पोर्ट्स हो गए, वहां पे जो कनेक्टिविटी है, वहां से जो लोग आते हैं तो उनका पहले पोर्ट पे ही चेकअप किया जाए, फिर उसके बाद अंदर लिया जाए, तो उसके लिए उन्होंने किया है। एंड इसके अलावा 17 मोर ऐसी जगह पे जहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं वर्ल्ड से हम लोग, तो वो सब जगह पे भी उन्होंने हेल्थ के ऊपर वर्क किया है। एंड इसके अलावा रूरल लेवल पे मोबाइल हॉस्पिटल्स, फिर क्रिटिकल केयर वाले जो हॉस्पिटल्स है, वो सब कंटिन्यू बेसिस पे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्होंने हर चीज के लिए फंड एलोकेट किया हुआ है। एंड दे आर एग्रेसिवली मूविंग टुवर्ड्स इंडिया, मेकिंग अ वेरी हेल्दी एंड अ गुड कंट्री फॉर लिविंग। ओके, एक तरफ प्रतीक डिफेंस फोर्सेस के लिए पिछला जो बजट आया था उसमें डिफेंस को एक बहुत बड़ा रेशियो मिला था। इस बार डिफेंस को लेके क्या कुछ कमी आई है बजट में, या फिर इस बार भी डिफेंस को लेकर एक फोकस रहा है? डिफेंस को इस बार ओवरऑल थोड़ा कम लास्ट ईयर से अलोकेशन मिला हुआ है, बट बिंग अभी जो करंट सिनेरियो है, वो करंट सिनेरियो पूरा फोकस था हेल्थ सेक्टर पे। सो डेफिनेटली मेजर जो अलोकेशन है, फॉर एग्जांपल 35,000 करोड़ जो है वो वैक्सीन के लिए अलोकेट किए। सो मेजर जो उनका फोकस था वो हेल्थ सेक्टर था ये वाले स्पेसिफिक बजट में। सो डेफिनेटली डिफेंस को थोड़ा सा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा कम अलोकेशन मिला इस पर। ओके, मेरे आखिरी के 2 सवाल आपसे। पहला ये कि क्या भारत आत्मनिर्भर हो पाएगा, बिकॉज आफ्टर द कंप्लीट कोरोना टाइम जो सुनाई में आया कि नाउ इंडिया विल नॉट have very good import or export relationships with a nation like China, who is the biggest exporter in the world. क्या इंडिया के चाइना के साथ बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रहेंगे इन द फ्यूचर? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आत्मनिर्भर भारत को लेकर इस बजट में कोई ऐसी एक इम्पॉर्टेंट बात जो
आप करना चाहते हैं? डेफिनेटली इसमें जो है अभी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर अगर जैसे मैं बोलूँ, जैसे आपने बोला चाइना के साथ हमारे रिलेशंस खराब आने, वो चीज़ आगे नहीं बढ़ेंगी हमारे, तो डेफिनेटली अब हमको कहीं ना कहीं डोमेस्टिक के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा उस चीज़ को। तो उसके लिए भी उन्होंने स्पेसिफिकली इस चीज़ पे फोकस किया है कि दे वांट इंडिया टू बी द बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, जिसमें बेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज करके अच्छे इक्विपमेंट्स यूज करके वो लोग आगे चीज़ों को प्रोड्यूस कर सके एंड वर्ल्ड को दे सके। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी वो लोग ने काफ़ी सारी चीज़ें लेके आई है, जिसके अंदर 13 सेक्टर्स को उन्होंने स्पेसिफिकली टारगेट किया है, जिसमें टेक्सटाइल्स है। टेक्सटाइल्स के अंदर एक्सपोर्ट को उन लोगों ने काफ़ी इंसेंटिवाइज किया हुआ है एंड इंपोर्ट्स के अंदर भी कुछ उनको कंसेशंस एंड सब्सिडीज दी जाएगी अगर जो एक्सपोर्ट करता है टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। फिर उसी तरीके से अलग अलग सेक्टर्स के अंदर उन्होंने किया है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेके काफ़ी यानी स्ट्रांग है एंड लगता है कि आगे बन पाएगा यानी, बिकॉज जो हमारा लीडर है वो काफ़ी विजनरी है सर पीएम मोदी। तो अगर हमारा लीडर इतना स्ट्रांग है तो डेफिनेटली नीचे की चीजें फ्लो होगी एंड बजट में भी एलोकेट किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस किया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग को कैसे स्ट्रांग किया जा सकता है अलग अलग सेक्टर में। इसके अलावा यूथ को कैसे और डेवलप किया जाता है हमारे इधर, जिसके थ्रू वो लोग आगे कैरी कर पाएंगे अपने आप को। तो वो सब चीज़ों पे एकदम कंप्लीटनेस में ध्यान दिया गया एंड फिगर्स वाइज आपको लग सकता है कि थोड़ा जैसे टैक्स, जैसे जो नॉर्मल पब्लिक है वो लिंक करती है सिर्फ टैक्स से कि टैक्स में कोई चेंजेस आया क्या, अगर उसमें रेट चेंजेस हुए तो अच्छा है, अगर उसमें चेंज नहीं हुए तो नॉर्मल। तो वो एंगल से आप देखेंगे तो डेफिनेटली कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं थी एक्चुअली, बिकॉज ऑलरेडी सबको अभी रिबेट मिल रहा है, एडिशनल रिबेट्स मिल रहे हैं सैलरीड क्लास को या फिर जो छोटे अपने पर्सन है जिसकी सैलरी कम है या फिर जो अलग अलग सेक्टर्स में वर्क कर रहे हैं, तो ऑलरेडी टैक्स स्लैब्स और वो सब चीजें रिफाइंड है, तो उसमें करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी अभी। बट ओवरऑल आप देखेंगे कंट्री की ग्रोथ के एंड उसके जीडीपी को कवर करने के हिसाब से तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा डायरेक्शन में आगे बढ़ने वाला बजट है, एक पॉजिटिव बजट है। एक सवाल शायद मैं आपसे पूछना भी भूल गया, जो आपने अभी भी मेंशन किया, सर्विस क्लास के लिए, सैलरीड लोगों के लिए किस किस्म का बजट है उनके लिए ये? सैलरीड लोगों का बेसिकली एक तो नॉर्मल जो होता है हमारे नॉर्मल कंजम्पशन होता है बेसिकली जो खर्चा करते हैं, तो उसके बारे में जैसे प्रतीक ने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ही, जिसमें कैसे इफेक्ट पड़ सकता है। एंड सेकंड इफेक्ट जो आता है बजट में वो आता है उनके टैक्सेशन को लेके। सो टैक्सेशन के अंदर में जैसे 75 ईयर्स एंड अबव वाले जो उनको तो कुछ नहीं टैक्स रिटर्न फाइल करना है अगर उनकी पेंशन और इंटरेस्ट इनकम है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो लोग हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट ने काफी अभी कंप्लायंसेस को बहुत ईजी कर दिया है। वो इन द सेंस कि जैसे अगर किसी का इंटरेस्ट इनकम हो रहा है या फिर किसी को कैपिटल गेन हो रहा है अगर सैलरीड पर्सन को अपार्ट फ्रॉम सैलरी, तो वो ऑटो पॉपुलेट अब सिस्टम के अंदर हो जाएगा। उनको कहीं से फिगर लाने की जरूरत नहीं है, ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा एंड डायरेक्ट रिटर्न फाइल करना रहेगा उनको। सो वो भी उनमें बहुत ईजी हो जाएगा उन लोगों को कंप्लायंस में भी। डिजिटल भीम ऐप है, इसके थ्रू पेमेंट्स करते हैं टेक्नोलॉजिकली डिजिटली, तो उसके ऊपर में उनके ऊपर में एक तरफ भले ही डिजिटल इंडिया बन जाएगा, बट दूसरी तरफ टैक्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा लोग सर्कल में आ जाएंगे, बट डेफिनेटली इट हैज टू बी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, आई मीन बिकॉज वी आर इन अ पैरेलल इकोनॉमी जहाँ पे कैश भी चलती है एंड अब लेकिन कैश कम चल रही है एंड इट हैज टू बी एट सम पॉइंट, आई मीन बिकॉज अगर वो पॉइंट में उस डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ेंगे तो कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे वहां पे जो गवर्नमेंट का बेसिक पर्पस है कि ट्रांसपेरेंसी होना सब चीजों के अंदर एंड अच्छे से वर्कआउट होना। बेसिकली कल्चर डेवलप करना चाहते हैं जहाँ पे कोई करप्शन ना हो, चीजें अच्छी से वर्कआउट हो, तो वो सब चीजों को डायरेक्शन में रख के तो ये बहुत जरूरी है, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम करना ही पड़ेगा एंड धीरे धीरे होगा, डेफिनेटली ग्रेजुअली, एक बार में तो नहीं होगा, डेफिनेटली एज अ परसेंटेज थोड़ा थोड़ा रिडक्शन होते होते एक पॉइंट आएगा जहाँ पे सब चीजें ही ऑटोमेट हो जाएगी। हार्दिक, बिकॉज यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई शुड आस्क यू दिस, नोटबंदी का असर, जब नोटबंदी चल रही थी तो बात की गई थी ऐसी इकोनॉमीज के बारे में जो डूब गई, जो वापस उठ नहीं पाई, जीडीपी जिस लेवल पे गिरा था उस वक्त, और उसके बाद भी कोरोना ने और कमर तोड़ दी। तो किस तरह से देखते हैं इसको कि क्या अभी भी नोटबंदी का असर मार्केट में है? नहीं, एज सच नहीं लगता मुझे मार्केट में, बिकॉज जितना कैश फ्लोट हुआ था मार्केट से, जितना निकला था वो मार्केट में आ चुका है वापस कैश। सो एज सच अब उतना प्रॉब्लम नहीं है उसको लेके, बट डेफिनेटली जो उन्होंने एक दाग जो आया था वो उसको तो अभी भी है ना, आप किसी से भी पूछेंगे तो डेफिनेटली वो पेन फील करते हैं सब लोग उस चीज का, स्पेशली वुमेन्स जिनके घर से पूरे पैसे बाहर निकल गए थे। सो उसका इफेक्ट ऐसा जब इकोनॉमी पे तो नहीं रहा है, बट जो पर्पस था कहीं ना कहीं वो उसका पर्पस फुलफिल नहीं हो पाया जितना मुझे लगता है, बिकॉज जितनी कैश थी वो मार्केट में पूरी आ चुकी है एंड एक कैश का जो इकोनॉमी है वो चली रही है, ऐसा नहीं है कि रुकी हुई है। एंड इंडिया में बिना कैश के मूव करना इतना ईजी नहीं है। सो अभी ग्रेजुअली होगा ये सब चीजें एंड आगे जाके हो सकता है अगर मोदी जी जैसे ही अगर और प्रिंसिपल्स हमारे रहे
तो डेफिनेटली आगे चीजें कुछ ना कुछ अच्छी ही हो सकती है। ओके प्रतीक, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब जीएसटी का इंट्रोडक्शन हुआ, वन नेशन वन टैक्स का इंट्रोडक्शन हुआ, तब उम्मीद ये थी कि अब टैक्सेशन को लेकर भी एक इंडिया में एक अलग लेवल की जागरूकता आएगी और लोग जिस किस्म से जो ट्रेडिशनल तरीका है बिजनेस करने का और एक ट्रेडिशनल तरीका है डील करने का, उसमें भी चेंजेस आएंगे। कुछ असर हुआ जीएसटी में आने के बाद? अब ये वाला जो सवाल है आपका, इससे एक बहुत बड़ा चेंज आया है बिजनेस में। जीएसटी आने के बाद आप देखिए, कोई भी जो ट्रेडर है उसके मन में एक डर सा पैदा हुआ है कि अगर मैं कुछ गलत करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई गलत ट्रांजेक्शन करता हूँ, तो मैं डेफिनेटली कहीं ना कहीं लूप में आऊंगा, गवर्नमेंट के ट्रैक में आऊंगा। अच्छा। जीएसटी जो सिस्टम है, ये सिस्टम जो गवर्नमेंट जो इम्प्लीमेंट कर रही है, वो सिस्टम प्योर ट्रांसपेरेंसी के तरफ बढ़ रही है। ट्रांसपेरेंसी इन द सेंस, अगर मैं किसी पार्टी को कुछ सेल कर रहा हूं, तो वो पार्टी ने पहले बहुत, जब पैरेलल इकोनॉमी कुछ हद तक चलती थी, यानी कैश और बैंक से ट्रांजैक्शन दोनों चलता था, तो बहुत बार ऐसा होता था कि एक पार्टी सेल करती है, दूसरी पार्टी को कोई लेवा देवा नहीं है, बुक्स में वो बनाती नहीं थी और वो पार्टी उसको ऐसे ही बेच देती थी कैश में। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का रेवेन्यू लीकेज हो जाता था। बट नाउ गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस द सिस्टम, जिसमें अगर मैं कोई सेल करता हूँ एक पार्टी, तो गवर्नमेंट के पोर्टल पे उसका पूरी डिटेल्स जाती है, तो वो पार्टी के पास, सेकेंड पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है बट टू शो दी ट्रांजेक्शन। तो इस केस में सभी ट्रांजेक्शन्स में ट्रांसपेरेंसी के तहत बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली सिस्टम जीएसटी का नया है, तो इसमें प्रोफेशनल तो थोड़ा सा दिक्कत जा ही रहा है, ट्रेडर्स को बहुत ज्यादा दिक्कत जा रही है, क्योंकि उनको एडॉप्ट करना है। कोई भी चेंज को हम लोग अगर एडॉप्ट करते हैं तो उसको हम लोग स्टार्टिंग में रेजिस्ट करते हैं, बट अगर ये जीएसटी का सिस्टम एकदम प्रॉपर चला तो डेफिनेटली इंडिया की ग्रोथ बहुत ज्यादा स्तर बढ़ने वाली है। फॉर एग्जाम्पल अभी लेटेस्ट में फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया था कि जीएसटी का हम लोग का ये मंथ का हाईएस्ट कलेक्शन रहा आज तक का जी। ये कलेक्शन से जो देश का फिस्कल डेफिसिट वगैरह जो भी है, ये डेफिनेटली कम होगा जी। अगर ये सब चीजें प्रॉपर चलती है तो इन्फ्लेशन का लेवल कम होगा। तो ये ओवरऑल अगर जीएसटी का सिस्टम जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, भले ये थोड़ा सा पेनफुल है, बट इफ सभी लोगों ने इसको प्रॉपरली एक्सेप्ट करके अगर वर्कआउट किया तो ये डेफिनेटली इंडिया की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इंटरलिंक भी हो गई ये सब चीजें अभी। इनकम टैक्स के अंदर आप जीएसटी, जैसे पहले वैट रहता था हर स्टेट में, सर्विस टैक्स रहता था, तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग चीजें चलती थी। अब एक चीज हो गया, जीएसटी एक चीज हो गया, तो अब क्या है, अब इनकम टैक्स के अंदर भी लिंक हो जाता है। आपके जितने ट्रांजेक्शन आपने किए हैं जो आपके इसमें रिफ्लेक्ट हो रहे हैं जीएसटी के अंदर, वो इनकम टैक्स वाले भी देख सकते हैं। एंड अब उनकी स्क्रूटनी और साथ में मिलके हो रही है कि आपने क्या सेल किया और क्या इनकम शो किया अपनी बुक्स में और क्या टैक्स भरा है, इनकम टैक्स में और जीएसटी में, दोनों जगह। तो एक होने की वजह से अब गवर्नेंस इजी हो गया है, जिसके ऊपर इसमें फोकस किया गया है कि इजी गवर्नेंस, तो उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं वो चीजें। ओके, नाउ ऑल द पार्टनर्स एट फिगमेंट, आपकी कंपनी का नाम बताएं? फिगमेंट ग्लोबल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, टैक्स फिगमेंट ग्लोबल solution, financial solutions. Yeah. So your company, all the people at, जब आप लोग सब साथ में काम करते हैं, यंग, सभी लोग हैं और सब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मैं चाहूँगा ये जवाब आप दोनों दें। हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखते हैं, पूरा होगा? जरूर होगा। अगर हम लोग, अगर जो सिस्टम से जो हम लोग करना चाहते हैं, हायर सिस्टम जो ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं सिस्टम में, फॉर एग्जांपल वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस अगर पूरे उनके ट्रैक में आ गए गवर्नमेंट के, और जो सेकंड पैरेलल इकोनॉमी चल रही है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अगर बंद हुई, तो डेफिनेटली ये सपना पूरा होगा। 5 ट्रिलियन का 100% होगा। ओके, आखिरी चीज हार्दिक मैं आपसे पूछूंगा, आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का रिजल्ट भी आया जिन्होंने फाइनल दिया था, सीए फाइनल। कुछ लोग पास हो गए, आप उनको शुभकामनाएं दीजिएगा, लेकिन जो लोग अटक गए, जिनका किसी का ग्रुप 1 अटका, किसी का ग्रुप 2 अटका, किसी का दोनों अटक गया, क्या कहना चाहते हैं उनसे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितने भी बच्चे आज पास हुए हैं, सीए फाइनल का रिजल्ट था एक्चुअली, इंटरमीडिएट और फाउंडेशन का नहीं था, तो सीए बने ही होंगे इसमें। यानी जो बच्चे सीए बने तो उनके लिए लाइफ कंप्लीटली अलग हो चुकी है, एंड दे विल बी सीए फॉर देयर होल लाइफ। सो बहुत बड़ी चीज है, तो आप इसको एंजॉय करिए, खुशियां मनाइए। एंड जो लोग नहीं भी हो सके तो डेफिनेटली सेटबैक्स आते हैं, बट आप उसका कैसे जवाब देते हैं
दैट डिटरमाइंस योर कैरेक्टर एंड आगे जाके आपको ये चीज़ हेल्प ही करेगी. सो आप बाउंस बैक करिए एंड अच्छे से करिए. एंड एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, वी ऑल्सो रन कैटलाइज अ मेंटरिंग प्रोग्राम बेसिकली सीए स्टूडेंट्स के लिए. आपने पूछा ही है तो हम लोग उसके अंदर बच्चों को गाइड करते हैं कि किस तरीके से सीए पास किया जा सकता है. बिकॉज ट्यूशन एंड कोचिंग्स तो होता है, बट उसको होने के बाद, कोचिंग होने के बाद फिर क्या करना है, तो वो पूरा प्रोसेस हम लोग गाइड करते हैं. एंड वी आर प्राउड टू से दैट कि आज हमारे पास भी 5-6 बच्चे थे जिनमें से 4 बच्चे पूरे क्लियर हो चुके कम्प्लीटली एंड वो सीए बन गए. एंड वी नो कि क्या फील कर पा रहे हैं वो लोग. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड अच्छे से करिए सब लोग. You like to add something to this, Pratik? इसमें एक सबसे मेन है सीए. जैसे ही आता है कोर्स का नाम, तो सब लोग के दिमाग में कहीं ना कहीं आता है कि ये सबसे टफ है. तो डेफिनेटली आपको अगर सपोज क्लियर जो लोग हो जा रहे हैं उनके लिए एक नया चैलेंज स्टार्ट हो जाता है, वेदर दे वांट टू डू प्रैक्टिस और गो इन अ जॉब. पर जो लोग नहीं हो पा रहे हैं सीए, उनको निराश नहीं होना है. सबसे फर्स्ट ये उनको ध्यान में रखना है जो उन्होंने पढ़े हुए हैं चीजें. हम लोग बहुत बार देखते हैं ट्राई बट डोंट क्राई, बट एक्चुअल में जब अपने ऊपर जब बीतती है, मैं सीए की जब बात बता दूं कि जब वापस पूरा जो सिलेबस है उसको पढ़ना पड़ता है तो डेफिनेटली पेन तो बहुत ज्यादा होता है. बट वो जो लर्निंग अगर सेकेंड टाइम भी हो रही है तो आप आपकी स्किल्स को शार्प कर रहे हो, आप अपने आप को और ज्यादा अपडेट कर रहे हो. तो डेफिनेटली अगर किसी का नहीं भी हो पाया है तो वो निराश ना होए और वापस पूरा एक बार अच्छे से गो थ्रू करके वापस उसको एग्जाम क्लियर करने के साथ बढ़े आगे. आप दोनों ने अपना वक्त दिया, आपने इतनी अच्छी बातें बताई हमें बजट के बारे में, हिंदुस्तान के बजट के बारे में. उम्मीद है कि जिस तरह से आप भी सपना देख रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो सपना आपका भी साकार हो और हम सबका साकार हो. आपने अपना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और माफी कि मैं आप लोगों के नाम गलत ले लिया, माफ कीजिएगा उसके लिए. थैंक यू सो मच हार्दिक. थैंक यू. बहरहाल आज राज की बात में हमने बजट हिंदुस्तान का बताया आपको. नया बजट नई उम्मीद लेकर आया है. जब भी बजट आता है बहुत सारे विश्लेषण होते हैं, टेलीविजन चैनल्स भरे रहते हैं इस बात को लेकर कि ये गलत हुआ, ये सही हुआ. लेकिन क्या हुआ? बजट हुआ. अब बजट को किस तरह से आप देखते हैं और बजट को किस तरह से आप अपनाते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा. लेकिन सरकार ने अपनी नीति तय कर ली है और वो नीति है कि 2021-2022 में किस दिशा में वो हिंदुस्तान को, भारत को लेकर जाने के बारे में सोच रहे हैं. जितने भी लोग आज सीए पास हुए हैं उनको शुभकामनाएं. जो जिनके पेपर बैक हो गए हैं, जो फेल हो गए हैं, उन्हें उसे वो फेल के इससे न देखें कृपया करके. और एक नई उम्मीद जिस तरह से सीतारमन जी ने आज पार्लियामेंट में रहकर कही कि हम उम्मीद से भारत को देखते हैं, तो आप भी उम्मीद से देखिए कि आने वाले मई महीने में जब आपकी अगली एग्जाम हो तब आप अच्छे से एग्जाम दें और आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बने. एक लाइन है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये बात सिर्फ भारत के ऊपर में बात बैठती नहीं है, लेकिन ये हर भारतीय पे बैठती है. और वो ये है कि अभी सन्नाटा है, आगे शोर आएगा. अभी सन्नाटा है, आगे शोर आएगा. दुनिया का वक्त आया था, हिंदुस्तान का दौर आएगा. उस दौर के लिए आप तैयार रहें, उस दौर के लिए आप मेहनत करें. मैं भी मेहनत कर रहा हूँ. आज 280वां शो हो गया मेरा. बहुत जल्दी मैं 300वां शो भी कर लूँगा और फिर 500वां. उम्मीद नहीं मरी है, कोशिश जारी है. कल शाम को 7 बजे होगी मुलाकात. टाइम चेंज हो गया है. कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात. तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें. बजट के साथ एक नए हिंदुस्तान को देखें. एंड अबव ऑल जिंदा रहें. जय हिंद.